आज मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ और विषय है अकबर की राजपूत नीति या सुलह कुल की नीति। अकबर की राजपूत नीति को सुलह कुल की नीति भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की और उनके सबसे बड़े विरोधी राजपूत थे जिनको उन्होंने पराजित किया और राज्य स्थापित किया। उन्हीं राजपूतों को अपनी नीति के द्वारा अकबर ने मुगल शासन के साथ मिला लिया और परिणाम ये हुआ कि लंबे समय तक अकबर को वो सब कुछ प्राप्त हुआ जिसे वह प्राप्त करना चाहता था और उसमें सबसे बड़ी भूमिका राजपूतों की थी। तो आइए आन बान और शान की रक्षा करने वाले हिंदुस्तान के वे लोग जो समाज का पूरा दायित्व अपने कंधों पर लेकर चलते थे, किस तरीके से राजपूत नीति से अकबर के सहयोगी बन गए, इस पर आज हम लोग विचार करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो आपको बराबर देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा आप इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे और सामान्य अध्ययन को दुरुस्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि हम ये जाने कि अकबर ने जिन राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए, उनके साथ सुलह की नीति अपनाई, वे राजपूत कहाँ रहते थे। तो ये देखें, यहाँ पर हमने एक मानचित्र को लिया हुआ है और ये देखें, ये जो लाल लाइन खींची हुई है, इस पूरे के पूरे इलाके में उस समय राजपूत राज्य करते थे और इन राजपूतों में अनेक वंश थे। राठौर, सिसोदिया, सोलंकी, चौहान, गहड़वाल, ये तमाम वंश थे जो कि इस क्षेत्र में अलग अलग रियासतों में शासन करते थे और ये सभी रियासतें कमोवेश अकबर के साथ जुड़ गई। केवल महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बाकी अनेक ऐसे शासक थे जिन्होंने की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस राजपूताना में रहने वाले राजपूत किस तरीके से सहयोगी बने, आइए देखते हैं। अकबर की राजपूत नीति, जिसे सुलह कुल की नीति कहा जाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उदार राजपूत नीति के कारण क्या थे। अकबर ने ये उदार राजपूत नीति क्यों अपनाई थी, उसमें हम देखें तो सबसे पहली चीज, डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव जो कि बहुत जाने माने इतिहासकार हैं, उनका मानना ये है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा तो एक तो वो 13 साल का बालक था, दूसरे क्या है कि जब उसके पिता हुमायूं ने 15 वर्ष बाद आकर वापस जब राज्य स्थापित किया तो वो केवल 6 माह तक जीवित रह पाए थे, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुए। अब अकबर संरक्षण काल में रहा, बैरम खां के संरक्षण काल में और महाम अनगा के संरक्षण में रहे, तो उन्हें जरूरत ये थी कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य को स्थापित किया जाए, किस तरीके से उसको स्थायी बनाया जाए, किस तरीके से उसको मजबूत बनाया जाए। शायद ये सोच करके अकबर ने ये राजपूत नीति अपनाई, ऐसा डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव कहते हैं। अगली बात, शक्ति संतुलन की आवश्यकता। शक्ति संतुलन चाहिए था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो कि मध्यकालीन भारत के बहुत ही अच्छे इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि उसने बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए ऐसा किया। अब बैलेंस ऑफ पावर किसके बीच बनाया गया, तो यहाँ पर क्या था कि जो मुस्लिम सरदार लोग थे या अमीर लोग थे, इनके 2 गुट थे बड़े बड़े, एक था तुर्की गुट और एक था अफगान गुट। और इसके अलावा अब ये जो दोनों गुट थे ये विरोधी थे। अब इन मुस्लिम अमीरों की शक्ति को किस शक्ति के माध्यम से संतुलित किया जाए, ये सोच करके अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और राजपूत जो स्वयं में एक बड़ी शक्ति थे,
वो जब जुड़ गए अकबर के साथ तो संतुलन खो गया, ऐसा ईश्वरी प्रसाद जी मानते हैं। इसके बाद प्रशासनिक आर्थिक आवश्यकता। अगली बात तो क्या मानी जाती है कि अकबर ने राजपूत नीति इसलिए अपनाई उदारतापूर्ण, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए, अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए देसी लोगों की आवश्यकता थी, जो भारत की जमीन से जुड़े हुए थे, जो भारत के बारे में हर चीज को जानते थे। और राजपूत जो कि सदियों से शासन करते आ रहे थे इस क्षेत्र में, उनको हर क्षेत्र की छोटी से छोटी जानकारी थी। अकबर जानता था कि अगर इन लोगों को हम अपने साथ मिला लें तो हमें राज्य संचालन में परेशानी नहीं होगी। ऐसा डॉक्टर सतीश चंद्र और इकबाल आलम खान, जो कि इतिहासकार हैं, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, वो ऐसा मानते हैं। अब अगला कारण, अगली बात, मुगल साम्राज्य का विदेशी स्वरूप। अब जो मुगल साम्राज्य था, बाबर जो है वो कंधार का रहने वाला था, तुर्क था, तो विदेशी था। अब वो भारत में आया था, स्थापित किया, राज्य स्थापित किया। तो जो मुगल थे वो विदेशी थे। अब विदेशी होने के कारण से क्या था कि वो जो स्ट्रक्चर लेकर के आए थे, जो शासन करने की संरचना लेकर के आए थे, वो संरचना भारत में उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाती। तो फिर कौन सी संरचना को लागू किया जाए, प्रशासन में किस तरीके के सुधार किए जाएं, किस तरीके की नीतियां अपनाई जाएं, जिनमें कि जो देश के लोग हैं, जो रियासतों के लोग हैं, वो आसानी से जुड़ सकें। तो शायद इसलिए ऐसा उसने किया, अकबर ने इसलिए उदार नीति अपनाई। डॉक्टर अवध बिहारी लाल पांडे, जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के इतिहासकार हैं, वो इस वक्तव्य को मानते हैं और कहते हैं। अगली बात है धार्मिक उदारता का प्रभाव। अकबर जो है वो धार्मिक उदारता का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा था। क्या पड़ा था कि अकबर का जन्म ही जंगलों में हुआ था 1543 ईस्वी में, और गुजरात के राजा के घर पर उसको शरण मिली हुई थी, तो उसका पालन पोषण वहां हुआ था। बजाय किसी मुस्लिम परिवार के घर में पालन पोषण होने की बजाय राजपूतों के घर में उसका पालन पोषण हुआ था। और उसके बाद जब वो बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो जिन लोगों के संपर्क में आया वो भी उदारवादी नीति के थे। उसके संपर्क में जब सूफी संत आए, पीर लोग आए हैं और विद्वान लोग आए, तो उन्होंने उसको उदारतापूर्ण नीति के संबंध में समझाया। तो उसका जो वातावरण था उसके आसपास का, वो उदारतापूर्ण लोगों का था, इसलिए ऐसा हुआ। डॉक्टर सतीश चंद्र इस बात को मानते हैं, और जैसा कि उसके व्यवहार में दिखाई देता है अकबर के, कि वो बहुत ज्यादा कठोर या कट्टर नहीं था। अगर हम देखें तो वो सुन्नी था और बैरम खां शिया थे। इससे पहले भी हुमायूं ने बैरम खां की बहुत तारीफ की थी। बाबर के समय भी देखा जाए तो उसका भी शियाओं के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार था। एक तो वो चीज, दूसरे ये कि दूसरे धर्म के प्रति अकबर ने कठोरता की नीति नहीं अपनाई, तो शायद ये प्रभाव उसके ऊपर रहा होगा। अगली बात, ये डॉक्टर सतीश चंद्र इस बात को स्वीकार करते हैं। अगली बात है भौगोलिक कारण, ज्योग्राफिकल कॉज। भौगोलिक कारण क्या था? भौगोलिक कारण ये था कि अकबर ने शासन स्थापित कर लिया था, और अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली के आसपास के इलाके को मुख्य रूप से, और उसकी सीमा से लगा हुआ पूरा का पूरा राजपूताना था। दिल्ली से लेकर के और गुजरात की सीमा तक पूरा राजपूताना था। अगर वो उनसे संघर्ष करता तो जीवन भर संघर्ष करता रहता। इसलिए उसने ये सोचा कि हम इन लोगों को अपने पक्ष में कर लें तो शासन चलाने में आसानी होगी, संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा। इस बात को अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ स्वीकार करते हैं। तो अगर हम जानना चाहें कि अकबर ने
उदार राजपूत नीति क्यों अपनाई, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी। तो इतिहासकारों ने अपने अपने विचार दिए हैं जिसके आधार पर हम इनको समझ सकते हैं। अब आइए अगली चीज देखते हैं कि अकबर की राजपूत नीति का स्वरूप क्या था। तो देखेंगे यहां पर डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार जो उन्होंने व्याख्या की है उस स्वरूप की, वो मैंने यहां पर लाने की कोशिश की है, उसको आप समझना चाहेंगे, समझिए। क्या है कि 1562 ईस्वी के बाद इसका क्रमिक विकास हुआ। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1556 ईस्वी में अकबर गद्दी पर बैठा था और 56 से लेकर के 60 तक वो बैरम खां के संरक्षण में रहा। जब बैरम खां का पतन हो गया तब 2 वर्ष तक वो महम अनगा के संरक्षण में रहा। यद्यपि वो कुछ निर्णय स्वयं भी लेने लगा था, वो बहुत ही कहना चाहिए असंतुलित समय काल था उसका, तो वो 2 वर्ष तक रहा। अब जो भी अकबर ने 1562 के बाद सारे निर्णय स्वयं लेना शुरू कर दिया था, तो उसकी जो सारी नीतियां दिखाई देती हैं, चाहे वो धार्मिक नीति हो, चाहे वो राजपूत नीति हो या उसकी प्रशासनिक नीति हो, उन सब में अकबर का जो योगदान है या अकबर की जो भूमिका है वो 1562 के बाद शुरू होती है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहते हैं आरपी त्रिपाठी जी। कहते हैं राजपूत केंद्रीय शासन को रकम देते थे। आरपी त्रिपाठी जी मानते हैं कि राजपूत जो थे वो अकबर को धन उपलब्ध कराते थे ताकि उनका शासन अच्छी तरीके से चलता रहे। इसलिए आरपी त्रिपाठी जी के अनुसार इसलिए उसने राजपूतों के साथ उदार नीति अपनाई, उसका जो नीति चलता। अगली बात, राजपूत अपनी वाह्य नीति मुगलों को सौंपे। राजपूतों ने क्या काम किया? राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी वाह्य नीति, एक्सटर्नल पॉलिसी अकबर को सौंप दी। वाह्य नीति का मतलब क्या है कि वो राज्य किसके साथ युद्ध करेगा, किसके साथ उसको मित्रता के संबंध बनाने हैं, किसके साथ उसको सांस्कृतिक संबंध बनाने हैं। तो जितने एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, जो बाहरी मामले होते हैं, वो बाहरी मामले राजपूतों ने किसको सौंप दिए? अकबर को सौंप दिए कि आप हमारे राज्य के बारे में निर्णय लेंगे। अगली बात, केंद्रीय शासन को सैनिक सहायता प्रदान करें। अगली, जो राजपूत थे वो केंद्रीय शासन को सहायता मिल सके उनकी, इसलिए अकबर ने यह नीति अपनाई कि वो हमारे शासन संचालन में मदद कर सकते हैं। अगली बात है, राजपूत साम्राज्य का अविभाज्य अंग बन जाए। अब तक जो राजपूत थे वो क्या था कि अगर कहीं एक जगह शासन स्थापित हो गया तो दूसरी जगह के राजपूत उनके खिलाफ विद्रोह कर देते थे, लड़ते झगड़ते थे। पूरा का पूरा सल्तनत काल अगर हम देखें तो सल्तनत काल के शासक राजपूतों से लड़ते रहे, जूझते रहे, क्योंकि राजपूत कभी चैन से नहीं बैठते थे। राजपूत चाहते थे कि मुस्लिम शासन कब खत्म हो और कब से फिर हम हिंदू शासन स्थापित करें। ये पूरे सल्तनत पीरियड में चला। तो अब उसी तरीके की स्थिति यहाँ थी कि राजपूत विरोध कर सकते थे, राजपूत लड़ सकते थे। तो अब उन्होंने क्या काम किया कि उनको अपने राज्य का अंग बना लें, मुगल साम्राज्य का अंग बना लें, तो फिर वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा आरपी त्रिपाठी बताते हैं। अब त्रिपाठी जी कहते हैं कि अकबर के यही उद्देश्य थे, परंतु उसे इससे भी अधिक सफलता प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि अकबर कुछ चंद उद्देश्य लेकर के चला था राजपूत नीति को अपनाने के लिए, लेकिन उसे सफलता बहुत ज्यादा प्राप्त हो गई। अब देखें अकबर की राजपूत नीति का व्यवहार। अकबर ने उस राजपूत नीति को इंप्लीमेंट कैसे किया, लागू कैसे किया, जिसको उसने सोचा था, समझा था। तो देखें सबसे पहले क्या किया? शक्ति का प्रयोग। पहले उसने शक्ति का प्रयोग किया, युद्ध किए बहुत से राजपूत राजाओं के साथ। इसमें मेड़ता और रणथंभौर, खास तौर से वो 2 रियासतें थीं जहां पर वहां के शासकों को पराजित करके मुगल साम्राज्य में रियासत को मिला लिया। अगली बात, सुलह तथा संधि। अनेक राजपूत राजाओं के साथ सुलह की,
और ये कहा कि आप हमारे साथ मिल जाइए। बहुत से राजपूत शासकों ने उसकी शक्ति के डर से या किसी अन्य कारण से अधीनता स्वीकार कर ली, और इनमें सबसे खास मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर के राज्य हुआ करते थे, इन्होंने ऐसा किया था। इसका प्रभाव का उपयोग, अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग किया उसने कि देखो हमारे पास बड़ी शक्ति है, हमारे पास बड़े साधन हैं और तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम जनता का उतना भला नहीं कर पाओगे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए तो जनता का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। उनको प्रभाव में ले लिया, अपनी बातों से, अपने तौर तरीकों से प्रभाव में लेकर के जिन रियासतों को लिया गया था वो थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 3 रियासतें ऐसी थीं जिनको प्रभावित करके अपने राज्य में शामिल कर लिया। अगली बात, आंतरिक स्वायत्तता देना। अकबर ने एक बहुत अच्छी नीति अपनाई थी, और वो नीति क्या थी? इंटरनल सॉवरेनिटी, एक तरीके से आंतरिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। ये क्या थी? ये थी कि भाई केंद्रीय स्तर पर तो आप हमारे राज्य के अंग रहेंगे, लेकिन आप अपने राज्य के संरक्षक रहेंगे, आप हमारी निगरानी में वहाँ का पूरा प्रशासनिक कार्य करेंगे। तो उन राजाओं को क्षेत्रीय ऑटोनॉमी दे दी थी, स्वायत्तता दे दी थी, जिससे कि वो खुश हो गए। तो ऐसे जो राज्य थे, इनमें ज्यादातर राज्य थे, सभी राज्य थे जिनको ऑटोनॉमी दी गई थी। अगला, वैवाहिक संबंध स्थापित करना। आमेर, जैसलमेर और बीकानेर ऐसे राज्य थे जिनके साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब उसके पीछे क्या कारण था? कारण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अकबर ने ये निर्णय लिया कि हम राजपूतों को अपने परिवार में मिलाना चाहते हैं, अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए उसने विवाह किए। राजा भारमल की पुत्री जोधा से विवाह किया। इसके बाद अपने बेटे का विवाह मानवाई के साथ किया। और जब अकबर ने ऐसा किया तो दूसरे जो अधीनस्थ लोग थे उन्होंने भी इस तरीके की परंपरा शुरू कर दी। और क्या हो गया कि राजपूतों के और मुगलों के वैवाहिक संबंध बन गए। और वैवाहिक संबंध बन जाने से क्या हुआ, आगे चल करके वो संबंध और मजबूत हो गए, क्योंकि रक्त संबंध बन गए, परिवारों का विकास हुआ। और रक्त संबंध बन जाने से क्या हुआ, आत्मीयता और ज्यादा बढ़ गई। तो इससे आमेर, जैसलमेर और बीकानेर, बहुत सारे राजपूत शासकों ने अपनी बहनों और बेटियों को अकबर के साथ विवाह कर दिया था और उनको महलों में भेज दिया था। अगली बात, उच्च पद प्रदान करना। अकबर किसी भी तरीके से राजपूत शक्ति को अपने साथ मिलाना चाहता था, इसलिए उसने क्या काम किया, उच्च पद दिए, बड़े बड़े पद दिए राजपूतों को। इनमें राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह तथा अन्य अनेक ऐसे लोग थे जिनको बड़े बड़े पद दिए गए। सेनापति बना दिया है, उनको अपना वजीर बना, परामर्शदाता बना लिया, किसी को पूरी आर्थिक व्यवस्था सौंप दी। टोडरमल को आर्थिक व्यवस्था सौंप दी कि आप जो है पूरा अर्थतंत्र देखिए। तो ऐसे जब पद प्राप्त हो गए राजपूतों को, तो वे राजपूत फिर पूरे मन से मुगलों का साथ देने लगे। इसके बाद मनसबदारी प्रथा। अगली चीज क्या थी, मनसबदारी प्रथा। अकबर ने क्या काम किया कि जो मुगल राज्य था उस मुगल सूबे को उन्होंने अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया था, और वो भाग क्या कहलाते थे, मनसब कहलाते थे। मनसब का मतलब है पार्ट ऑफ लैंड, जमीन का एक भाग। और उस जमीन के भाग को वो सौंपते थे, राजपूतों को भी दिए, मुस्लिमों को भी दिए। और उसमें जो 2 आधार थे खास तौर से, वो थे जात और सवार। जात और सवार, जात का मतलब है संख्या, लोगों की संख्या, और सवार का मतलब है, सवार का मतलब सैनिकों की संख्या या अश्वारोहियों की संख्या। उस संख्या के आधार पर किसी को 200 का मनसबदार बनाया, किसी को 500 का, किसी को 700 का, किसी को 1000 का, किसी को 2000 का, किसी को 5000 का।
तो राजपूतों के अंदर ये प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि कौन कितना बड़ा मनसब प्राप्त कर सकता है। तो इससे क्या हो गया, संबंध और घनिष्ठ होते चले गए। और दूसरी बात क्या हुई, इससे एक और फायदा हुआ शांति और व्यवस्था बनी रही, क्योंकि हर मनसब की जिम्मेदारी किसकी होती थी, जो मनसबदार होता था। और मनसबदार को जब वो जिम्मेदारी मिल गई तो वो अपने मनसब को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाता था, ताकि आगे चलकर उसे और बड़ा मनसब मिल जाए। अगली बात, समुचित सम्मान देना। अकबर समुचित सम्मान देता था। आप देखेंगे कि वो भरमल को राजा साहब कहता था, मानसिंह को राजा कहता था, बीरबल को राजा कहता था, टोडरमल को राजा कहता था। ये और इसके अलावा भी वो बाकायदा मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था और विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि हिंदुओं के होते थे उनमें भाग लेता था। जोधाबाई को उसने अपने घर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की पूरी इजाजत दी। हर तरीके से उसने राजपूत संस्कृति को अपना लिया और वो हर तरीके से उदार हो गया, मॉडरेट हो गया। मुस्लिम होते हुए भी वो हिंदू संस्कृति के बहुत नजदीक आ गया, क्योंकि उसने सम्मान दिया था। और आपको हम बताएं, आगे देखेंगे हम उसके जो धार्मिक विचार हैं, उन विचारों में हम देखेंगे कि वो उसने तमाम हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया। वैष्णो देवी के दर्शन करने गया। और आप देखिए कि सूरदास जी जो कि एक हिंदी साहित्य के कवि थे, जब उसने सुना अकबर ने कि वो बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, तो उस अपने सैनिकों को भेजा कि उनको ले आइए, हम अपने दरबार में रखेंगे। सूरदास जी ने मना कर दिया और एक पद लिख करके दे दिया, मोखों कहा सी करीसों काम, और नहीं किया। इसके बावजूद भी अकबर ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, उनका सम्मान किया। तो कहने का मतलब वो राजपूतों का सम्मान करता था, साथ ही दूसरे हिंदुओं का भी सम्मान करता था। तो जिसके कारण से ये संबंध और घनिष्ठ होते चले गए। अब इस नीति के परिणाम क्या निकले? ये जो नीति, राजपूत नीति अपनाई थी अकबर ने, इसके क्या परिणाम निकले? परिणाम अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो परिणाम ये निकला कि दोनों शक्तियां मिलकर, मुगल शक्ति और राजपूत शक्ति, दोनों शक्तियां मिलकर के काम की और 50 वर्ष तक भारत पर शासन किया अकबर ने। ये कोई साधारण बात नहीं थी कि एक विदेशी संस्कृति का व्यक्ति, एक विदेशी धर्म का व्यक्ति और अनजान जगह पर, अनजान संस्कृति, अनजान धर्म, अनजान लोग, ऐसे लोगों के साथ मिलकर 50 वर्ष तक शासन करना साधारण बात नहीं थी। और इस सफलता के पीछे राजपूत नीति थी, राजपूतों का योगदान था। इसको हम देखें, विचार करें पॉइंट वाइज, तो देखें साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी। राजपूतों के साथ उदार नीति अपनाने से कारण पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में क्या हुआ, शांति स्थापित हुई। क्योंकि अकबर को आना ही नहीं पड़ता था उस जगह पर जहां पर अशांति होती है, वहां स्वयं राजपूत अपने आप उस स्थिति को संभाल लेते थे। अगली बात, मुगल साम्राज्य में शक्ति संतुलन हो गया। अब क्या बैलेंस ऑफ पावर हो गया। उससे पहले क्या था, अकबर को या तो तुर्क अमीर धमकी दे देते थे या अफगान अमीर धमकी दे देते थे, लेकिन नहीं, जब राजपूत शक्ति वहां पर पहुंच गई तो फिर बैलेंस बन गया। ईरानी तुरानी अमीरों के समकक्ष राजपूत एक शक्ति के रूप में वहां पर खड़े हुए। अगली बात, भारत में राजनीतिक एकता का विकास हुआ, एक पॉलिटिकल यूनिटी डेवलप हुई, राजनीतिक एकता विकसित हुई। और इसीलिए अकबर को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। उसने दो विरोधी संस्कृतियों को मिलाया, दो विरोधी सामूहिक समूहों को मिलाया और एक कंपोजिट कल्चर, एक मिश्रित संस्कृति विकसित की। अगली बात, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विकास। जैसा मैंने बताया, अब हिंदू मुस्लिम संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति जिसको कहा जाता है, उसका विकास होने लगा। राजनीतिक दृष्टि से जहां पूरा राज्य संगठित हुआ, वहीं सांस्कृतिक दृष्टि से एक नई संस्कृति जिसको गंगा जमनी संस्कृति कहा गया उसमें, वो विकसित हुई। अगली बात, श्रेष्ठ सेवाएं प्राप्त हुई। राजपूतों के आ जाने से उसे एक से एक श्रेष्ठ सेवा प्राप्त हुई
अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से 5 रत्न तो राजपूत लोग ही थे, जिन लोगों ने अपनी विद्वता से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से अकबर को महान बनाया। अगली बात, कला एवं साहित्य के नवीन आदर्श एवं मानदंड। कला और साहित्य के क्षेत्र में देखें तो नवीन मानदंड स्थापित हुए। उस समय तानसेन और अनेक चित्रकला के विकसित करने वाले लोग, विशनदास वगैरह, अकबर के दरबार में उपस्थित थे। अकबर के दरबार में मुस्लिम विद्वानों ने हिंदू संस्कृति के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया और हर क्षेत्र के अंदर काम हुआ। कला के क्षेत्र के अंदर काम हुआ। साहित्य की दृष्टि से अगर देखें तो अकबर के शासन काल में तुलसीदास, सूरदास, ये भक्ति काल चल रहा था और भक्ति का, हिंदी साहित्य का भक्ति काल बहुत ही श्रेष्ठ काल माना जाता है, जिसमें तरह तरह की रचनाएं हुई। फारसी की दृष्टि से देखें तो अबुल फजल ने स्वयं अकबरनामा लिखा। इसके अलावा और तमाम इतिहासकार भी थे इस समय जिन्होंने इतिहास लिखा। तो कहने का मतलब अनेक क्षेत्रों में तरह तरह का विकास हुआ। अभी आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजपूतों के मिल जाने से क्या हुआ, अच्छी तरह से लगान वसूल किया जाने लगा। लोग अच्छी अच्छी तरह से आर्थिक गतिविधियां अपनाने लगे। इससे क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि हुई। अब मूल्यांकन करते हैं, ये जो पूरी राजपूत नीति है इसको इतिहासकार किस दृष्टि से देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ईश्वरी प्रसाद जी लिखते हैं कि मुगल कालीन भारतीय कला की अपूर्व उन्नति का श्रेय अधिकांश राजपूत मुगल सहयोग को है। वो कहते हैं कि जितना कल्चरल डेवलपमेंट हुआ मध्यकाल के अंदर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुगल और राजपूतों के इकट्ठे हो जाने के कारण हुई, अन्यथा शायद ये संभव नहीं था। इसी तरीके से आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि देश में अभूतपूर्व समृद्ध सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ, जो मुगल शासन की अमूल्य देन है। वो कहते हैं सांस्कृतिक चेतना ऐसी जागृत हुई जो कि आगे चलकर भारत की विरासत बनी। वो विरासत मुगलों और राजपूतों के संबंध बन जाने से विकसित हुई। इरफान हबीब साहब लिखते हैं कि जब अकबर बाहर गया तो उसने अपनी अनुपस्थिति में राजा भारमल को दिल्ली के प्रशासनिक कार्य का अध्यक्ष नियुक्त किया। आप देखिए कि अकबर मुगल हैं और जब वो दिल्ली से बाहर जाता है तो राजा भारमल को अपना पूरा प्रशासनिक कार्य समझ कर दे करके जाता है, जो कि एक राजपूत हैं जिनकी बेटी के साथ उसने विवाह किया था। वो किसी मुगल को भी दे सकता था, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मुगलों से भी ज्यादा उसको राजपूतों पर विश्वास था, ऐसा इरफान हबीब साहब मानते हैं। और वो कहते हैं कि अध्यक्ष बनाया, इससे मुगल साम्राज्य की महानता स्थापित हुई। तो अकबर ने ये जो महत्वपूर्ण कार्य किया, इससे राजपूत और मुगल संबंध चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। अब आइए देखते हैं कि ये जो तमाम विस्तृत राजपूत नीति के बारे में हमने बात की है, तो इसमें कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि इसमें बहुत कमियां थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज, राजपूतों की एकता नष्ट हो गई। राजपूतों को बड़ा नुकसान ये हुआ कि उनकी जो आपसी एकता थी, जो हिंदू एकता थी, वो नष्ट हो गई, क्योंकि अब उसमें मुगल दखलंदाजी शुरू हो गई। अगली राजपूतों की पवित्रता नष्ट हो गई। जैसा कि वो अपनी आन बान और शान पवित्रता की बातें करते आ रहे थे पहले से, वो पवित्रता नष्ट हो गई, क्योंकि राजपूत बहनें और बेटियां मुगलों के साथ विवाह करने लगी। अगली चीज, आन बान और शान केवल कल्पना। जो दम्भ भरते थे राजपूत अपनी आन बान और शान का, वो केवल कोरी कल्पना अब रह गई, क्योंकि वो अकबर के आदेश के बिना अब कुछ नहीं कर सकते थे और प्रत्येक कार्य के लिए अकबर के आदेश को मांगते थे। वो फरमान जारी करता था और राजपूत उसका अनुकरण करते थे। अगली बात, सांस्कृतिक क्षरण हुआ। जहां पर हम एक तरफ देख रहे हैं
कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति विकसित हुई, वहीं पर क्या हुआ कि जो हिंदू संस्कृति की पवित्रता थी वो दूषित हुई। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि उसके दूषित हो जाने से क्या हुआ, क्षरण हो गया। अगली बात, राजपूत वफादार सेवक बन गए। जो राजपूत संप्रभु के रूप में शासन करते थे राज्य में, जिनके आदेश से सारे काम होते थे, वही राजपूत अब अकबर की सेवा में सर झुकाकर खड़े होने लगे और आदेश प्राप्त करने लगे कि आदेश दीजिए हमें क्या करना है। तो क्या हो गया कि जो शासक वर्ग था वो एक तरीके से शासित वर्ग हो गया, सेवक वर्ग बन गया। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए आलोचना की जाती है। अगली चीज, हिंदू समाज में बिखराव उत्पन्न हो गया। अगर हम हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था को देखें तो उसमें इसी वर्ग को समाज की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि हिंदू समाज के ऊपर किसी तरीके का कोई भी आएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई भी दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, तो राजपूत उसका समाधान करेंगे। अब वे ही राजपूत दूसरे के अंडर में काम करने लगे, तो अब अपनी बात किससे कहे हिंदू समाज, कौन सुनेगा हमारी बात? तो ये स्थिति पैदा हो गई। इससे क्या हो गया, हिंदुस्तानी जो हिंदू समाज था उसमें बिखराव पैदा हो गया कि अरे वो तो खुद ही दूसरे के आदेश का पालन कर रहे हैं, हमको क्या संभालेंगे जो खुद नहीं संभल पा रहे हैं। इस तरीके की सोच समाज के अंदर विकसित होने लगी। अगला पॉइंट है, राजपूत वफादार सेवक बन गए। इसका तात्पर्य ये है कि जो राजपूत अब तक शासन करते आए थे और जिन राजपूतों के ऊपर हिंदू समाज की रक्षा की जिम्मेदारी थी, वे ही जब मुगलों के दरबार में सेवक के रूप में खड़े हो गए, क्यों उनके आदेश को मांगने लगे कि आदेश दीजिए हमें क्या करना है, तो इससे समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई। जो शासक वर्ग था वो शासित वर्ग बन गया, एक तरीके से संप्रभु हुआ करते थे ये राजा महाराजा राणा महाराणा, तो वे उनकी स्थिति ये हो गई कि वो मुगल दरबार में सेवक के रूप में काम करने लगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हिंदू समाज में बिखराव। हिंदू समाज के अंदर बिखराव क्यों उत्पन्न हुआ? इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि राजपूत हिंदू समाज का वो शक्तिशाली अंग थे जिनके ऊपर समाज की पूरी जिम्मेदारी थी, जो आदर्श रूप में जीवन व्यतीत करते थे और दूसरे लोग उसका अनुकरण करते थे। अब वे ही जब दूसरों के आदेशों का पालन करने लगे तो लोगों ने ये सोचा, आम जनता ने ये सोचा कि अब ये हमारी क्या मदद कर पाएंगे, जिसके कारण से जो उनके मन में सम्मान की भावना थी राजपूतों के प्रति वो धीरे धीरे कम होती चली गई और लगभग बिखराव की स्थिति में आ गई। ये सारे के सारे बिंदु जो हैं वो आलोचना के बिंदु हैं। खास तौर से डॉक्टर रघुवीर सिंह इस नीति की बहुत आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि राजपूतों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लिखते हैं कि इस राजपूत नीति से हिंदू समाज को कोई लाभ नहीं हुआ, धीरे धीरे राजाओं की स्वतंत्रता कम होती चली गई और वे अन्य अमीरों की भांति मुगल सम्राट के कृपा पात्र बन गए। कहने का मतलब है कि जो स्वयं शासक होते थे वो दूसरे के शासन में दूसरे की दया के ऊपर जीने लगे, उनके कृपा पात्र बन गए, जिसके कारण से इस राजपूत नीति से हिंदू समाज को और राजपूतों को बहुत नुकसान हुआ। तो इस तरीके से मैंने अभी विचार किया है अकबर की राजपूत नीति का, जिसको सुलह कुल की नीति कहा जाता है। मैंने एक एक बिंदु को आपके समक्ष लाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसी तरीके से आप अध्ययन करते रहिए। मैं आपको इतिहास के और अच्छे एक एक टॉपिक पर वीडियो लाता रहूंगा। हमारे चैनल को देखते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।